तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बुलंदशहर से उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद करने वाले, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हर एक वोट सहेजना और हर सीट को जीतने के लिए दम लगाना बीजेपी की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा रहा है। इसके बल पर विपक्ष के गढ़ तक ध्वस्त कर चुकी बीजेपी 2024 की चुनौती को साधने के लिए फिर सीट टू सीट मार्किंग में जुट गई है। यूपी जीतकर दिल्ली में तीसरी बार कमल खिलाने की कवायद में जुटी बीजेपी ने रणनीति के तहत अब अपने तरकश से ब्रह्मास्त्र निकालने की तैयारी कर ली है, जिसका कोई भी तोड़ विपक्ष के पास नहीं है। और बीजेपी के इस ब्रह्मास्त्र का नाम है ब्रांड मोदी। बीजेपी ने यूपी मिशन 80 को सफल बनाने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। पीएम मोदी बुलंदशहर से लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। वो कहावत है, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। भारतीय जनता पार्टी ने विकास को साधा। वो धार्मिक विकास, सांस्कृतिक विकास, राष्ट्रीय विकास, गरीबों का विकास, और हम इस तरह से कार्य करते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 24/7 आवर साल के 12 महीने चुनाव के लिए तत्पर और तैयार रहती है। 25 जनवरी को बुलंदशहर में पीएम मोदी की रैली होगी। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी की जनसभा में पश्चिम और ब्रज क्षेत्र के 5 लाख से अधिक लोग हिस्सा लेंगे। सियासी पंडितों का मानना है कि मोदी की जनसभा में न केवल बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ ब्रज क्षेत्र के लोकसभा के मतदाताओं को साधने का प्रयास किया जाएगा। टेलीप्रॉम्प्टर के माध्यम से आम जनमानस के बीच में लोक लुभावन बातें कहना और जुमलों को उछालकर आम जनमानस को बरगलाने की जो भाषा शैली है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, वो आम जनमानस समझ चुका है। और भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी में जो अंतर है, उसका परिणाम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी सहित भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, उसकी अकुलाहट से व्याकुल हुआ जा रहा है। बीजेपी के मुताबिक बुलंदशहर से बुलंद भारत की तस्वीर की झलक देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बनने से पहले 2014 में नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार की शुरुआत बुलंदशहर से ही की थी। 26 मई 2014 को माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद नरेंद्र मोदी सीधे बुलंदशहर पहुंचे और शिकारपुर तिराहे पर चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। इसके बाद चुनाव प्रचार की शुरुआत हुई और चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के लिए बुलंदशहर जिला लकी साबित हुआ। यही वजह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत के लिए बुलंदशहर को चुना गया है। पहले अलीगढ़ में जनसभा होनी थी, लेकिन इसे बदला गया और बुलंदशहर की धरती से ही चुनाव प्रचार की शुरुआत करने का फैसला लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बुलंदशहर से एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी शंखनाद करने वाले, मिशन 80 का शंखनाद करने वाले। इससे जुड़े हुए कुछ सवाल हैं, वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहला सवाल है, पश्चिम से निकलेगा क्या सत्ता का रास्ता? बीजेपी के लिए भी एक बार फिर से ये अपना में बड़ा सवाल है। मिशन 80 में पश्चिम सबसे बड़ी चुनौती है क्या बीजेपी के लिए? क्योंकि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है धार्मिक आधार पर, जातिगत आधार पर, वो क्या बीजेपी को सूट करता है? मुस्लिम, दलित और जाट किसके कराएंगे ठाट? ये महत्वपूर्ण सवाल है। इंडिया गठबंधन को मायावती की कमी खलेगी क्या? क्योंकि कांग्रेस ने लगातार कोशिश की कि मायावती गठबंधन का हिस्सा बन जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या पश्चिमी यूपी में चलेगा पीएम का जादू? पिछले 2 बार से अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू चला है, भर भर के सीटें मिली है, लेकिन इस बार सर्वोत्तम प्रदर्शन करने की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है और उसके लिए कोशिश कर रही है, यानी कि मिशन 80 यानी कि 80 में से 80 सीटें जीतने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। इसमें कितनी मुश्किलें हैं पश्चिमी यूपी में, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम आपको तारीफ करा देते हैं आपका, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अशोक पांडे साहब प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी नेता समाजवादी पार्टी के मौजूद है। प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित अग्रवाल प्रवक्ता आरएलडी के हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल लेकिन पांडे साहब आपसे, अशोक पांडे साहब, प्रधानमंत्री आ रहे हैं और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 3 दिन के बाद ही आ रहे हैं, क्या माहौल बन रहा है? देखिए, आपको बता दें कि
प्रधानमंत्री जी सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि हमारे यहाँ पीएम से लेकर सीएम तक एक कार्यकर्ता की भांति काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी कोई जरूरी नहीं है कि बुलंदशहर से ही शुरुआत। प्रधानमंत्री जी का जो सबका साथ सबका विकास था, पूरे देश में से अंतिम आदमी तक विकास की लहर पहुंची है, जिसके चलते वो बुलंदशहर से शुरू करे या बनारस से शुरू करे, कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि लगातार देश की जनता का विश्वास आप भी मोदी जी के ऊपर है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में वो बुलंदशहर में अपनी सभाओं को संबोधित करेंगे। निश्चित तौर पे और दलों को ये सीखना चाहिए, खाली ट्वीट करके राजनीति नहीं होती है। सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी जनता को संबोधित करने वाले हैं और निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर वहां से दिखाई देगी। उत्तर प्रदेश पे 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे। आशीष जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछली बार आप लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया था, आप लोगों ने, मतलब गठबंधन ने, लेकिन इस बार मायावती आपके साथ नहीं है। कितनी मुश्किल है ये लड़ाई? नहीं, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अभी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं वो विकास की बात कर रहे थे, और जैसे ही उन्होंने विकास शब्द का नाम लिया, मुझे एकदम से ख्याल आया कि हमारे पड़ोस में एक देश है अफगानिस्तान, और आज भारत की स्थिति यह है कि भारत का रुपया और अफगानिस्तान की करेंसी, मतलब उनका जो है वो लगभग बराबर पे है, और कई बार जो अफगानिस्तान की करेंसी वो भारत से ऊपर जा रही है। तो अर्थव्यवस्था हमारी कहाँ जा रही है और उसका प्रभाव जो हमारे देश के नागरिक हैं और उनके व्यवसाय हैं उनके ऊपर क्या पड़ रहा है, ये किसी को बताने की अब आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे कहीं ना कहीं इसका असर जो है आने वाले समय में जरूर दिखेगा। जब हमने पहले भी देखा था, जब बांग्लादेश से हमारी जीडीपी नीचे चली गई थी, कई लोगों का यह तर्क होगा कि ये सब बातें जो आम जनता है वो ये इतना समझती है, केवल एक सिलेक्टेड वर्ग ही इसको समझता है, लेकिन प्रभावित इससे हर कोई होता है। तो धीरे धीरे समझेगा, अभी समय है, और विपक्ष कितना इन बातों को जो है वो समझा पाएगा आने वाले समय में, उस पर भी निर्भर करेगा कि कहां तक ये बात पहुंचा पाता है विपक्ष अपनी। और हम लोग जो है मजबूती से जो है आगे अपनी लड़ाई जो है वो लड़ेंगे, और इन्हीं मुद्दों पे लड़ेंगे। कोई धार्मिक या जातिगत विषय हम लोग कभी भी नहीं चुनते हैं और आगे भी नहीं चुनेंगे। ठीक है, प्रियंका जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका जी, पश्चिमी की लड़ाई जो है उसमें आप लोग कहीं नहीं दिखाई देते, लेकिन गठबंधन हो जाएगा तो उम्मीद आप लोग कर रहे होंगे कि भाई आप चुनौती दें बीजेपी को, लेकिन क्या स्ट्रैटेजी है पश्चिमी क्षेत्र के लिए? स्पेसिफिक मैं पूछ रहा हूं। देखिए, मैं जहां तक समझती हूँ कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जिसमें आबादी लगभग 7 करोड़ के आसपास है, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है, क्योंकि वहां पर जो किसान है और जो जवान जिन्होंने बहुत तैयारी के साथ, किसानों को तो आपने देखा ही, साल भर तक जो है उनको प्रताड़ित किया गया, कृषि कानून उन पर थोपा गया, फिर वापस लिया गया। परंतु आपको ये लगता है कि क्या जो जवान है, जो तैयारियां कर रहे हैं आर्मी में जाने की लगातार, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं? आपने अभी बात की कॉस्ट कॉम्बिनेशन की, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जाट की बेटियां जब दिल्ली में बैठती हैं तब प्रधानमंत्री जी को नहीं समझ में आता? मैं सिर्फ इतने सवाल पूछना चाहती हूँ, जब किसान को परेशान करते हैं, जब आप बेटियों को परेशान करते हैं, जब जवानों को परेशान करते हैं, उसके बाद कैसे उम्मीद करते हैं कि वहां के लोग आप पर विश्वास करें? जितने भी वादे किए सब झूठे साबित हुए, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो महंगाई की बात हो। आम जनता को तो इन्हीं मुद्दों से सरोकार है ना। हर रोज की महंगाई आदमी को प्रताड़ित कर रही है, जो बेरोजगारी है वो आदमी को परेशान कर रही है, उसके बच्चों का भविष्य क्या है किसी को पता नहीं। आज एडॉक पे नौकरियां मिल रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरियां मिल रही हैं, जिनका कोई भविष्य नहीं है। इन सारी इनसिक्योरिटीज के चलते आप देखिए, राजस्थान में ओपीएस जो पुरानी पेंशन स्कीम थी उसको बंद कर दिया गया। तो क्या जनता आप पर विश्वास करेगी जब भर भर के आपको वोट देने के बावजूद भी आप उसको ठग रहे हैं, जीएसटी के नाम पर सिर्फ वसूली कर रहे हैं, चाहे उसके दूध हो, चाहे उसका आटा हो, चाहे उसकी रोटी हो, चाहे उसका सिलेंडर हो, हर चीज पर आपने सिर्फ वसूली की, चाहे पेट्रोल के प्राइस हो, डीजल के प्राइस हो, हर जगह अपने आप को एक आम शख्स ठगा हुआ महसूस कर रहा है। किसानों से आपने कितने भर भर के वादे किए कि आप उनकी आय दुगनी कर देंगे, पर क्या आज किसान ने आपको आय दुगनी की? ठीक है, पांडे जी इस पर जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले मैं छोटा सा सवाल, पहले छोटा सा रिएक्शन ले लूं। प्रियंका जी वापस लौटूंगा आपके पास। रोहित जी हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित साहब, यहां खाता खुलेगा क्या आरएलडी का? क्योंकि अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक, अभी तक जो जानकारी मैं कह रहा हूं उसके मुताबिक 7 सीटें, बड़ी संख्या में आपको सीटें देने की खबरें सामने आ रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो खाता खुलेगा, और खाता खुलेगा किन आधार पर, किस आधार पर, कौन लोग वोट करेंगे आपको?
हाँ, मुझे लगता है आपको अपना सवाल को रिफ्रेम करने की जरूरत है कि खाता खुलेगा क्या भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी खाता नहीं खोल पाएगी। भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मचने जा रही है पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भाग रही है, पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जनता पूछ रही है। देखिए, वहां का मुख्य मुद्दा है गन्ना किसान का रेट। भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर गन्ना किसानों को ठगने का काम किया है पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर। आप देखिए, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे आप 400 रुपए का रेट दोगे किसान को। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे आप 400 रुपए का रेट दोगे। हम दूसरी सरकार की बात कर लें तो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पे गन्ना किसानों को 400 रुपए का रेट मिल रहा है। पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे ही बात आती है गन्ना किसानों की, सरकार का खजाना कहीं ना कहीं कंगाल हो जाता है। तो गन्ना किसान भी पूछ रहा है कि भाई, हमारी ही बात आने पे आपका खजाना कंगाल क्यों हो जाता है। तो जिस तरीके से गन्ना किसान की निरंतर अवहेलना कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, जिस तरीके से उनको इग्नोर कर रहे हैं, किसान तैयार है इस बार भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे बात ही नहीं करना चाहती। यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी बुलंदशहर आ रहे हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए बुलंदशहर आ रहे हैं। पर मैं आपको बता दूं, यहां का जो किसान है वो किसी भी धार्मिक ध्रुवीकरण या किसी भी जातिगत राजनीति को पहले ही नकार चुका है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलना पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। देखिए, इन्होंने निरंतर गन्ना किसानों का पेमेंट को लेकर ठगने का काम किया, जबकि हाईकोर्ट के आदेश हैं कि अगर आप 14 दिन में पेमेंट नहीं करते हैं तो आप ब्याज दीजिए। पर आप उनको ब्याज, 1 रुपए का ब्याज आज तक भारतीय जनता पार्टी ने 6 सालों में, 7 साल होने को तैयार इनका करीब करीब हो रहा है, और 7 सालों में इन्होंने 1 रुपए का ब्याज देने का काम नहीं किया गन्ना किसानों को। और वहीं अपनी ही सरकारों में जो इनके गन्ना किसानों को रेट मिल रहा है, उससे कम रेट पश्चिम उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को दे रहे हैं ये। तो ये कहीं ना कहीं गन्ना किसानों के साथ धोखा है पूरी तरीके से। पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी द्वारा दोहरा चरित्र दिखाया जा रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ। और पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक बहुत मुख्य मांग है कि वहां पे हाईकोर्ट की बेंच चाहिए हमें, परंतु भारतीय जनता पार्टी निरंतर उसको इग्नोर कर रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से इग्नोर कर रही है। अगर एनसीआर का रीजन ना हो तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की स्थिति दर पदर खराब होती है। ठीक है रोहित जी, मैं लौटता हूं। ये है कि भारतीय श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप श्रीवास्तव साहब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक में ही सवाल पूछ रहा, तमाम मेहमानों से मैंने भी पूछा है। 8 सीटें बीजेपी ने गंवा दी थी पिछली बार, लेकिन पिछली बार जो गठबंधन था, जो यहाँ का जो सामाजिक और धार्मिक ताना बाना है, उसके माकूल गठबंधन था, इसलिए 8 सीटें बीजेपी हार गई थी और समाजवादी पार्टी, आरएलडी और बीएसपी के गठबंधन को 8 सीटें मिल गई थी। मेरा सवाल यह कि इस बार वैसा गठबंधन नहीं है, इस बार वैसे हालात नहीं है। कितनी चुनौती बीजेपी के सामने और कितनी चुनौती विपक्ष के सामने पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर? देखिए, विपक्ष के सामने अगर आप बात करते हैं कुंदन जी, तो उसमें देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि अभी विपक्ष एकजुट होता ही नहीं दिखाई पड़ रहा है जी। आपने देखा कि कांग्रेस लगातार, ये राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी उनके साथ हैं, और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने एकदम साफ कह दिया कि वो कलकत्ता बंगाल का चुनाव अकेले लड़ेंगी, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये शायद एकजुट होकर, अगर मायावती जी अलग चुनाव लड़ती हैं और अगर अखिलेश जी ये मुझे लगता है कि आने वाले समय अगर अनाउंस कर देते हैं कि वो भी अगर उत्तर प्रदेश में अपने दम पे अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा संभावना विपक्ष के जो इंडी गठबंधन के लिए, उनके लिए बहुत संभावना होगी। लेकिन आरएलडी चूंकि एक बड़ा फैक्टर है उस पर्टिकुलर रीजन में, तो उस पर्टिकुलर रीजन में आरएलडी के रहने से हो सकता है कुछ थोड़ा सा फायदा मिल जाए। लेकिन जो मोदी के नाम की गारंटी की जो बात कही जा रही है और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरीके से माहौल बदला है कुंदन जी, तो मुझे बहुत सार्थक परिणाम तो अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में क्या परिवर्तन होता है ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से हिंदी बेल्ट में मोदी या बीजेपी ने जिस तरीके से काम किया है, जिस तरीके से परिणाम अभी पिछले ठीक है, मैं लौटता हूं। आपको फ्रेम नहीं आ रहा है, मैं लौटता हूं। अशोक पांडे साहब, ये गन्ना किसानों का मुद्दा है क्या पूरे इलाके में, और उसमें क्या आप लोगों को नुकसान झेलना पड़ेगा? चूंकि एसएपी भी 20 रुपए बढ़ा दिया था आप लोगों ने हाल के कैबिनेट की बैठक में, उसका असर पड़ेगा क्या? देखिए, आपको बता दें कि ये लोग बार बार किसानों की बात करते हैं। ये पहली सरकार है जो सीधे किसानों के जेब तक पैसा पहुंचाने का काम करती है। इनका चुनाव चिन्ह तो हर लिए किसान होता है। चुनाव चिन्ह ओसाता हुआ किसान होगा, रोता हुआ किसान नहीं दिखाई दिया इन्हें। प्रधानमंत्री जी पहली सरकार है जो सीधे किसानों तक जेब पे पैसा पहुंच रहा है। क्या मैं गलत कह रहा हूं?
समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज की सरकार ने चीनी मिलों को नीलाम कर बेचने का प्रयास किया था। उन चीनी मिलों की व्यवस्था को सुसज्जित करने का काम भाजपा सरकार ने किया है। अभी कैबिनेट ने 20 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ाने का काम किया है। हमारा लक्ष्य है गन्ना किसानों को गन्ना खरीदने का सबसे बड़ा लक्ष्य हमारी सरकार लेके चल रही है। 8 गुना ज्यादा हमने धान की फसल को खरीदा है समाजवादी पार्टी सरकार से। ये लोग किसान लगातार हम बिजली देने का काम कर रहे हैं। ये लोग किसानों को बरगलाने का प्रयास कर रहे थे। हमने किसानों को मनाने का प्रयास किया है और निश्चित तौर पे इस मुल्क का किसान आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ठीक है मेजर आशीष, आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। इकोनॉमी को लेकर के तो सरकार कहती है हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। आप डॉलर के मुकाबले रुपया के वैल्यू को आप कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सारे मुद्दे जो आप उठाने का प्रयास कर रहे हैं उससे आपको लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई फायदा मिलेगा? देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी और बाकी जगह भी मैंने एक बात ये भी कही थी कि विपक्ष कितना इन बातों को लोगों के समक्ष ले जाके समझा पाएगा उस पर निर्भर करेगा। क्योंकि मुद्दे तो ये हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन उसको जो है आम जनता तक समझाना, उसको बताना कि भाई तुम्हारी जो आय कम हो रही है, जो हम बाहर से आयात कर रहे हैं, उन चीजों का रेट क्यों बढ़ रहा है या चीजें महंगाई क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हमारे देश के ऊपर मोदी सरकार ने इतना लाख का कर्ज बढ़ा दिया है। तो जाहिर सी बात है वो अपनी जेब से तो देंगे नहीं, वो सब टैक्स के माध्यम से जो जीएसटी जो 18% अभी है वो इतना बढ़ा दिया गया है, तो उसका भार तो एक आम नागरिक के ऊपर ही आ रहा है। और जहां तक अभी ये बात हो रही थी बिजली की, तो हमारी सरकार में जो है किसानों को फ्री बिजली दी जा रही थी, इन्होंने तो उस पर भी टैक्स लगा दिया है। और देश में सबसे महंगी बिजली तो उत्तर प्रदेश में ही है। जितने बिजली की जो दरें हैं वो देखा जाए तो सबसे महंगी पूरे देश में उत्तर प्रदेश में है। तो चाहे वो किसान हो, चाहे घर बैठा नागरिक हो, आम इंसान हो, उससे सबसे ज्यादा वसूली तो उत्तर प्रदेश की जनता से की जा रही है। अब चतुर्वेदी जी, दरअसल बीजेपी वाले कहते हैं कि भाई हम बिजली दे रहे हैं इसलिए रेट ज्यादा ले रहे हैं। पहले बिजली आती नहीं थी, और आती थी तो कुछ खास इलाकों में आती थी। ये क्या कि हम दे रहे हैं तो हम तुम्हें महंगा दें, ये कोई बात, ये औचित्य? इनसे पूछिए क्या इनकी सरकार में एक भी नया कोई बिजली के लिए कहीं कोई प्लांट लगा है? तो जब कोई नया प्लांट लगा ही नहीं तो जो पुराने प्लांट थे उन्हीं से तो बिजली जा रही है। तो आप बिजली, ये बोलने के लिए तो ये लोग इतनी करोड़ नौकरियां दे दी, इतना वो दे दिया, लेकिन जब आप निकल के पूछिए कि भैया किसको क्या नौकरियां मिली, या जो आप सबमिट करते थे इतने हजार करोड़ों के बाहर से। ठीक है पांडे साहब जल्दी से एक छोटा जवाब। पांडे साहब छोटा जवाब। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पहले कोई उद्योग लगाने को तैयार नहीं था इन लोगों के डर से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अपराध का राजनीतिकरण इन लोगों ने कर दिया था। हमने संगठित अपराध को खत्म किया है। 12वां नंबर पे उत्तर प्रदेश था उद्योग लगाने में, आज दूसरे नंबर पे आ गया है। लोग उत्तर प्रदेश को, जो इन लोगों ने बीमारू राज्य घोषित करके छोड़ा था, हमने उसे दुधारू राज्य बनाने का काम किया है। अब आज उत्तर प्रदेश विकास की दौड़ में दौड़ रहा है, लोग उद्योग लगाने को तैयार है, माफिया राज खत्म है, और उत्तर प्रदेश में कम से कम आज लोगों को दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश विकास की दौड़ में दौड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, चलिए मैं जवाब दे देता हूं, तो मैं जवाब छोटा ब्रेक का वक्त हो गया, जल्दी से। हाँ, इनको मैं बताना चाहूंगा कि आज भी महिला अपराध में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है, और जो सबके पास गूगल आज मोबाइल पे है अवेलेबल, आप डाल के देख लीजिए, जो लोग ये अभी टीवी देख रहे हैं। मेरे पास वक्त इतना ही था। चर्चा में शामिल होने के लिए तमाम मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया।